हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई के कंप्लीट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथ हो सकती है क्योंकि हम एग्रीगेट सप्लाई के सारे कंसेप्ट को इसी सिंगल वीडियो में खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो उस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हमें समझना होगा लेसन नंबर 2 डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, जिसका नाम क्या है? द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बात करी थी सप्लाई कर्व के बारे में, तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सप्लाई कैसे काम करती है। तो जब मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आप लोगों को समझाया था, मैं आपको एक बार रिकॉल करवाता हूँ। तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि सप्लाई का प्राइस से क्या रिलेशन है। और हम एक बात जानते हैं सिंपल सी कि प्रोड्यूसर अपने सामान को जब बेचना चाहता है, जब वो चीज क्या बिक रही हो, महंगे में बिक रही हो। कंज्यूमर सस्ते में खरीदना चाहता है लेकिन प्रोड्यूसर महंगे बेचना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोड्यूसर महंगे बेचेगा तब उसे क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जो प्रोड्यूसर है सप्लाई बढ़ा देगा, और अगर प्राइस मार्केट में कम हो जाएगा तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई है वो भी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट हमें देना चाहिए, क्वांटिटी आउटपुट दैट द फर्म्स आर विलिंग टू सप्लाई एट ईच लेवल ऑफ प्राइस। आई बात समझ में? जहां पे फर्म ये सोचते हैं कि मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए प्राइस लेवल के हिसाब से। आई बात समझ में? एक सिंपल सी बात बता चुका हूं, अगर प्राइस लेवल मार्केट में ज्यादा होगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेंगे, प्राइस लेवल कम होगा तो मार्केट में कम सप्लाई करेंगे। तो जब प्राइस लेवल को देख के एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि उसे कितनी आउटपुट मार्केट में सप्लाई करनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। जब एग्रीगेट वर्ड आता है ना तो ये समझ लेना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक्स की यानी पूरे मार्केट की, पूरी कंट्री की सप्लाई की एक साथ बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने पूरी डिमांड की बात की थी एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट में। अब यहां पर देखो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है ना वो हमेशा क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। शॉर्ट रन में तो भाई सप्लाई जो है अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो वो लोग बढ़ा के रखते हैं। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, इंप्लाइंग दैट द चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड कर्व लीड टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई अपना भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्योंकि डिमांड में फर्क किसकी वजह से पड़ता है? प्राइस की वजह से। वो अलग बात है, और भी फैक्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ता है किसकी वजह से? मान लेते हैं प्राइस की वजह से। तो जैसे ही प्राइस की वजह से एग्रीगेट डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा, और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड में फर्क पड़ेगा एग्रीगेट सप्लाई में भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जो शॉर्ट रन जो टाइम पीरियड होता है ना उसमें जो सप्लाई का कंसेप्ट है, जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा सप्लाई करते हैं ताकि फटाफट उनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो बिक जाए, इससे पहले कि डिमांड में कोई चेंज आए, उससे पहले ही उनके पास जो स्टॉक्स है वो खत्म हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं प्रोड्यूसर को दो तरीके से लॉस होता है, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा तब भी वो लॉस झेलेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था लेकिन अब कम प्रॉफिट कमाएगा। सपोज करो मार्केट में किसी चीज की डिमांड है 2000 क्वांटिटी की, 2000 क्वांटिटी की, लेकिन प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो सिर्फ बना रहा है 1000 क्वांटिटी। तो जो 1000 क्वांटिटी की डिमांड और है उसे कौन फुलफिल करेगा? कोई और, किसी और प्रोड्यूसर, वो कोई और प्रोड्यूसर के पास जाएगा। मतलब मान लो कि कंज्यूमर मैं हूं, मुझे चाहिए किसी चीज की 2000 क्वांटिटी, लेकिन मुझे एक जगह से क्या मिली? सिर्फ 1000 क्वांटिटी। मेरे को तो रिक्वायरमेंट है 2000 की, तो मैं 1000 क्वांटिटी किसी और से लूंगा, तो इसका प्रॉफिट तो कम हो गया ना, जो प्रोड्यूसर ए था। तो इसी तरीके से तो प्रोड्यूसर को दो तरीके से लॉस होता है, अगर वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा तब भी लॉस है, और अगर उसका स्टॉक सेल नहीं हो रहा तब भी लॉस है। तो अब हमने क्या देखा? चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस कॉजिंग बूम। या तो ये बूम क्रिएट कर देते हैं या फिर बस्ट। अब इस बूम का मतलब क्या है? सपोज करो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो है वो काफी तेजी से राइज कर रहा है। ठीक है, अब जब एग्रीगेट डिमांड काफी तेजी से राइज करेगा, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्राइस लेवल काफी तेजी से भाग रहा है, प्राइस काफी ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में क्रिएट क्या होगा? एक बूम। ठीक है, और हम जानते हैं एग्रीगेट डिमांड यानी कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होगी वो भी हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर डिमांड बहुत कम होगी यानी कि रिसेशन आएगा वो भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेकार बात है। यानी कि इस टाइम पे तो क्या हो जाएगा? बूम हो जाएगा मार्केट के अंदर कि भाई सारे प्रोड्यूसर मौज में होंगे कि हमारे जो चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो हम जो मर्जी प्राइस ले लोगों को देना पड़ेगा। अब इस तरीके से क्या होगा? फिर बहुत जल्दी जो बूम है वो खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बस्ट। यानी कि अब आने वाला क्या है? रिसेशन।
क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है ना, इकोनॉमिस्ट्स वहीं से एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं कि अब रिसेशन बहुत करीब है। अगर इन्फ्लेशन टाइम पे कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसेशन बहुत जल्द आता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, बस्ट। तो इन द बिजनेस साइकिल, तो ये हमारे क्या होते हैं, दो साइकिल्स बिजनेस के, बूम और बस्ट। बूम जब उनके प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की डिमांड काफी हाई पे रहती है, और बस्ट जब बिल्कुल लो हो जाती है, खत्म हो जाती है डिमांड मार्केट से, ठीक है। अब यहां देखते हैं इक्वेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व, ठीक है। इक्वेशन क्या है शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व की, और इसके डेरिवेशन की बात करेंगे बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट में। तो इक्वेशन ऑफ शॉर्ट टर्म का मतलब यहां पे क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जब हमारा वाई क्या है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, जैसे यहां पे देखो वाई हमारा पास क्या चल रहा है कि कितने आउटपुट हमें सेल करने हैं, यानी कि जो भी एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल है उस पर कितने आउटपुट हमें सेल करनी है। जहां पे हमारा जो वाई डैश है, वाई स्टार जो लगा रखा है मैंने, ये है हमारा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि हमारी इकोनॉमी में चाहे इकोनॉमी कितनी ही बेहतर हो जाए, एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो ये हमारा ईपी है, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, मार्केट में प्राइस लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। और पी हमारा क्या है, एक्चुअल प्राइस लेवल। देखो दो होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल की मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर सोचता है कि आने वाले टाइम में प्राइस का क्या होने वाला है, प्राइस कम होगा या प्राइस ज्यादा होंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो किसी प्रोड्यूसर को पता लग गया कि आने वाले टाइम में प्राइस जो है वो मार्केट में गिरने वाले हैं उसके गुड्स या सर्विसेज के, तो वो कोशिश करेगा कि अपने स्टॉक्स को जितनी जल्दी हो सके जल्दी क्लियर कर ले ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। और अगर उसे ये लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो उस चीज के अपने गुड्स और अपने सर्विसेज स्टॉक को बेचना बंद करके अपने पास रखेगा जमा करके, जैसे प्राइस राइज करेंगे तब मैं सेल करूंगा। अगर बात समझ में, तो इसलिए हम बोलते हैं दो तरीके होते हैं, दो चीज होती हैं। एक होता है पी जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्राइस लेवल, एक होता है ईपी जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। अब बात है ये अल्फा क्या है, सब तो बता दिया आपने। देखो अल्फा जो है ना वो है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ आउटपुट टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन प्राइस लेवल। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब मार्केट में प्राइस लेवल में अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। या तो प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए या मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से कम हो गए, तो उसका हमारे पूरे आउटपुट लेवल पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। ये ग्रीक सिंबल है अल्फा, आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th 10th के मैथ्स में, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। वही सिंबल है ये, उससे हमने डिनोट किया इसे, ठीक है। और 1/अल्फा अगर मैं बात करूं तो होता है स्लोप ऑफ एएस कर्व। इस बात का भी ध्यान रखना, अगर ये हमारी शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व की इक्वेशन है तो 1/अल्फा करते क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब एक नोट लिखवाया मैंने, नोट में क्या है, मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई शोज द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। तो जो मॉडल है ना एग्रीगेट सप्लाई का, वो हमें दिखाता है कि किस हिसाब से चेंज आ रहा है, किस चीज में, प्राइस लेवल में, लीड टू द चेंजेस इन एग्रीगेट आउटपुट। यानी कि प्राइस लेवल में चेंज कैसे एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करता है। और उसकी बात मैं इस वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में कर चुका था कि पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर प्राइस बढ़ चुके हैं सप्लाई बढ़ा दी जाएगी, प्राइस कम हो चुके हैं सप्लाई कम कर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर वीडियो के बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अनइंपोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का ये वाला, बस मैंने लिखवा दिया। वैसे क्वेश्चन काफी कम आते हैं डेरिवेशन के ऊपर, क्योंकि डेरिवेशन में मैथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, और बाकी चीजें कम हो जाती है। उससे पहले हम कुछ जो पार्ट है छोटे वो पढ़ लेते हैं। तो एक तो होता है स्टिकी प्राइस मॉडल। अब देखो फर्म जो है ना वो दो तरीके से काम करती है, एक तो होता है फ्लेक्सिबल प्राइस लेवल, ठीक है, और एक होता है इनफ्लेक्सिबल प्राइस लेवल। यानी कि मार्केट में कुछ भी हो रहा हो उनका प्राइस लेवल फिक्स रहेगा, वो प्राइस में चेंज नहीं करेंगे। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई तब भी प्राइस सेम है, डिमांड कम हो गई तब भी प्राइस सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल प्राइस लेवल, सॉरी इनफ्लेक्सिबल प्राइस लेवल। यानी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई किसी भी तरीके से प्राइस को अफेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक होता है स्टिकी प्राइस लेवल। अब ये स्टिकी प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे ही डिमांड बढ़ेगी हम प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है, और जैसे डिमांड कम होगी हम प्राइस को कम कर देंगे। आई बात समझ में? तो इसे बोलते हैं स्टिकी प्राइस लेवल, यानी कि जो हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल प्राइस लेवल। यहां पे देखते हैं अपवर्ड राइजिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन टर्म्स ऑफ स्टिकी प्राइस। इसका मतलब क्या है कि अगर अपवर्ड राइजिंग आई है किसमें, एग्रीगेट सप्लाई में, अगर एग्रीगेट सप्लाई लगातार बढ़ रही है, कर्व इन टर्म्स ऑफ स्टिकी प्राइस, प्राइसेस दैट डू नॉट चेंज इन इंस्टेंटेनियसली व्हेन डिमांड चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइसेस चेंज होंगे, किस चीज के चेंज होंगे, प्राइसेस गुड्स या फिर सर्विसेज के, जब क्या चेंज हो जाए, डिमांड चेंज हो जाए। लेकिन इस पॉइंट में क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिकी प्राइस की अगर बात करूं तो स्टिकी प्राइस का मतलब होता है कि जब डिमांड जो है वो प्राइस को अफेक्ट ना कर पाए,
आएगा समझ में, यानी कि सप्लाई के कंसेप्ट में, क्योंकि देखो डिमांड चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि तुरंत प्राइस में चेंज आएगा, और भी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड के अलावा प्राइस को। आएगा समझ में, तो सिर्फ डिमांड में इतनी ताकत नहीं होती कि वो अकेले प्राइस को चेंज कर दे, ठीक है, और भी फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। अगर और भी फैक्टर डिमांड के सपोर्ट में है तब जाके प्राइस क्या होता है, चेंज किया जाता है। ऐसा कौन कहता है, स्टिकी प्राइसेस। अब आगे समझते हैं। अब आता है रीजंस फॉर चेंज इन प्राइस। अब रीजंस क्या है जिसके जरिए प्राइस में चेंज आता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस में चेंज आने के जो मेनली जो 4-5 रीजंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले करके। अब इसे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट रीजन क्या है, प्राइसेस सेट बाय फर्म अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फर्म एंड द कस्टमर। कई बार क्या होता है कि ना जो फर्म है वो क्या बना लेती है, कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ, फर्म के साथ, फर्म जो बना बनाती है कस्टमर्स के साथ अपने, वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, इन्फ्लेशन आ रहा हो, डिफ्लेशन आ रहा हो, रिसेशन चल रहा हो, यानी कि इकोनॉमी की हालत कैसी भी हो, अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो ना तो प्राइस को चेंज किया जाएगा, और जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा आपको उसी रेट पे वो चीजें बेचनी या खरीदनी होगी। सपोज करो फर्म ने बोला, और ये बेनिफिट कंज्यूमर के लिए भी होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए बेहतरीन सा। जैसे मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो बनाता है शुगर, ठीक है, यानी कि वो चीनी प्रोड्यूस करता है। अब हुआ क्या, उसको पता है कि आने वाले टाइम में जो शुगर की प्रोडक्शन है वो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उसे पता है कि भाई शुगर जो है वो बनता किससे है, शुगर केन से, भाई उसे क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। तो वो गया, ठीक है, किसके पास, एग्रीकल्चरल, ठीक है, मतलब फील्ड में जहां पे शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, और उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जैसे ही आपके खेत में गन्ने उग जाएंगे आपको मुझे ये इस रेट पे बेचना होगा। अरे बात समझ में। अब जो बेचारा किसान था, फार्मर था, उसे नहीं पता था कि होने क्या वाला है कि शुगर केन की डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में शुगर की डिमांड बढ़ने वाली है, और जब शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी तो शुगर केन की प्राइस राइज करेंगे। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है, एक प्राइस लेवल पे। सपोज करो वो प्राइस लेवल हो सकता है 20 रुपए, ठीक है, कि भाई जितनी भी प्रोडक्शन होगी मेरे वहां मैं आपको 20 रुपए, ठीक है, पर केजी के हिसाब से मैं आपको सेल कर दूंगा। आई बात समझ में। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब क्या, शुगर केन बनके तैयार हो गए, गन्ने उग चुके कंप्लीटली, तो जब हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई उसने पता क्या किया, अब 20 रुपए का प्राइस है, उसे सेल करना पड़ेगा। अब उसे क्या लगा कि मार्केट में जितने भी और फार्मर्स है ना, उन्हें तो महंगे रेट मिल रहे हैं मार्केट से, कितने में मिल रहे हैं, 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, वो भी पर केजी का। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था, ठीक है, वो भी ऐसा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके ऊपर आप क्लेम किया जा सकता है। तो अब इसने हुआ क्या, अब कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो अब ये बेचारा लॉस में रहेगा। क्यों, बेशक मार्केट में डिमांड जा रही हो बहुत अच्छी, अब इसको ना चाहते हुए भी वो सारे के सारे शुगर केन 20 रुपए के प्राइस में ही बेचने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो ये होता है अफेक्ट, यानी कि जब प्राइस में जो है रीजंस फॉर चेंज इन प्राइस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बन चुके हैं फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फर्म एंड कस्टमर, तो प्राइस को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तब क्या होता है, अब उन्हें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, किसके साथ, प्रोड्यूसर के साथ। अगर प्रोड्यूसर को लगता है, मतलब अगर प्रोड्यूसर मान जाता है कि हाँ ठीक है भाई मार्केट में डिमांड बहुत हो चुकी है, तो आप एक काम करो, आप 20 रुपए में मतलब, ठीक है, मुझसे 25 रुपए 30 रुपए ले लो, पर वो मार्केट से कम रेट ही देगा, तब उसे बार्गेनिंग करना पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्राइस, बार्गेनिंग की वजह से चेंज आता है। दूसरा होता है स्टिकी प्राइसेस फॉर गुड्स आर द आउटकम्स ऑफ स्टिकी वेजेस। अब देखो स्टिकी वेजेस का मतलब क्या है कि कई बार जो है ना प्राइसेस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वेजेस पे। ये बात तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि जैसे ही मार्केट में वेज लेवल बढ़ता है, प्राइस लेवल मार्केट में अपने आप ही बढ़ जाता है, और जैसे ही वेज लेवल कम होता है, प्राइस लेवल क्या होता है, अपने आप ही कम हो जाता है। यानी कि प्राइसेस और वेजेस एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये बात मैं काफी और एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर वेजेस बढ़ाएगी कोई भी प्रोड्यूसर अगर वेजेस बढ़ाएगा अपने एम्प्लॉइज के, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अपने प्राइस लेवल को क्या कर देगा, हाई कर देगा। और इससे होगा क्या, जो वेजेस उसने बढ़ाई थी ना, वो वापस जब वो अपने गुड्स को सेल करेगा एज अ प्राइसेस उसके पास वापस रिकवर होके आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो वेजेस बढ़ती है तो बेचारा कंज्यूमर खुश हो जाता है, अरे वाह मेरी तो इनकम लेवल बढ़ गई, लेकिन उसे क्या पता इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ाए जाएंगे, और जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा, ठीक है, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वापस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि प्राइसेस जो है ना वो वेजेस पे भी डिपेंड करते हैं, जो हम प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, विच आर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो अगला है ना वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने वेजेस किस पर डिपेंड किया, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। जितनी फालतू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी प्राइस को उतना ही बढ़ाया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब बढ़ती है, जब वेजेस बढ़ाए जाते हैं।
या तो वेजेस बढ़ रही हो या फिर रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ रहे हो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वो हम आगे समझेंगे। अब जो तीसरा है वो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फर्म्स एंड देयर एम्प्लॉइज। अब फर्म्स और उनके एम्प्लॉइज के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ठीक है, अब दोनों को बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ऊपर बार्गेनिंग कैसे हुई? ऊपर बार्गेनिंग हुई फर्म और कस्टमर के बीच में, अब नीचे बार्गेनिंग होगी फर्म और एम्प्लॉइज के बीच में। कि अब क्या हुआ, अब फर्म ने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। आपने सुना होगा ना, कोई काम ठेके पे दे देना, ठीक है, अब लॉस होगा तो लेबर्स का होगा, उनका तो होगा ही नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं कि एक तरह से टेंडर पास करवा दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। किसने? कंपनी के ओनर्स ने। किसके साथ? उनके लेबर्स के साथ, उनके एम्प्लॉइज के साथ, कि मार्केट में डिमांड में से कितना ही बढ़ रहा हो, प्राइस लेवल कितना ही बढ़ रहा हो, पर आपकी सैलरी सेम रखी जाएगी। ठीक है, तो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा किनके लिए? एम्प्लॉइज के लिए बार्गेनिंग करना। किसके साथ? प्रोड्यूसर्स के साथ या फिर बिजनेसमैन के साथ। आई बात समझ में? क्योंकि इस तरीके से जो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, अब बिजनेसमैन ने वो बढ़ने से रोक ली। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, किसको? बिजनेसमैन को, और साथ उनको बेनिफिट हो जाए। सपोज करो मार्केट में, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ किनके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में और लेबर के बीच में। सडनली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई तो वेजेट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। लेकिन जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका है उनका वेजेट तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इससे किसको लॉस होगा? बिजनेसमैन को लॉस होगा। आई बात समझ में? तो दोनों के लॉस के चांसेस बराबर होते हैं, इसलिए दोनों जब उन्हें लगता है कि उनको लॉस हो रहा है तो बार्गेन करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से प्राइसेस में चेंज आते हैं। अब एक क्या आता है हमारे पास, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। किसके पास? प्रोड्यूसर के पास। क्योंकि सप्लाई की बात कर रहे हैं, और जब भी सप्लाई की बात होगी तो मेनली एक ही बंदा रोल में आएगा, वो आएगा प्रोड्यूसर खुद, क्योंकि वो काम किसका है? सप्लाई करना, प्रोड्यूसर का। अब इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है वो मैं आपको समझाता हूं। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर मान लो कि प्रोड्यूसर को ये लगे कि मार्केट में ना एक तो रॉ मटेरियल्स है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके रेट बढ़ रहे हैं, वेजेस महंगे हो गए हैं, ठीक है, सैलरी महंगी देनी पड़ रही है, रॉ मटेरियल महंगे आ रहे हैं, मशीनरी महंगी हो गई है, फ्यूल महंगे हो गए हैं, यानी कि जितनी भी चीजें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, जिसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो चीजें महंगी हो गई है। तो पता है वो क्या सोचता है? वो सोचता है क्यों ना मैं अपने प्राइस लेवल को हाई कर दूं, ठीक है। लेकिन वहां पे कंफ्यूज रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। देखो, बिजनेसमैन है ना, उसको प्रॉफिट कब होगा? या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दे या प्राइस को इंक्रीज कर दे, और दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कैसे करेगा? क्योंकि भाई रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगवाता है ना, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल होता है। आई बात समझ में? अब बात यह आती है कि प्राइस को बढ़ाएगा तो कंपटीशन है मार्केट में। अगर किसी ने वो सेम प्रोडक्ट बिल्कुल सेम क्वालिटी के साथ पर चीप रेट में बेच दिया तो उसके प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएंगे। इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे पड़ रहे हैं उसे, तो पर क्या वो प्राइस बढ़ाए या ना बढ़ाए? आई बात समझ में? अगर प्राइस बढ़ाया, लेकिन अगर किसी और दूसरी कंपनी ने प्राइस नहीं बढ़ाया अपना साथ साथ, तो क्या होगा? सारे कस्टमर्स इसके उसके पास शिफ्ट कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है, दो कंपनीज हैं, कोक और पेप्सी, दोनों एक ये हम करती हैं, वो बनाती हैं बेवरेजेस, जो ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना। तो जो कोक और पेप्सी है, एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोक को लग रहा है कि मार्केट में उसके जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, और ये सोच रहा है कि प्राइस को बढ़ा देता हूं ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो रिकवर हो जाए, यानी कि जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ऊपर हाई रेट पे बेचता हूं ताकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। लेकिन हुआ क्या, पेप्सी जो है ना उसको लग रहा है कि मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल उतने ही रेट में पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है, मेरा कुछ खास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, और उसने अपना प्राइस रखा कांस्टेंट लेवल पे। तो अब होगा क्या, अगर इसने प्राइस रखा कांस्टेंट लेवल पे, इसने प्राइस बढ़ा दिया, तो प्राइस ने बढ़ाया लेकिन डिमांड किसकी बढ़ेगी? पेप्सी की। क्यों डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि जितने कस्टमर कोक पीते थे, जब क्वालिटी सेम ही है, पीने में कोल्ड ड्रिंक की है, तो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? पेप्सी खरीदने के लिए, क्योंकि उसका प्राइस अब भी वही है, इसका प्राइस बढ़ गया। इसके प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड खत्म और उसकी डिमांड शुरू। देखो, पेप्सी ने कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ अपना प्राइस लेवल सेम रखा है, लेकिन नाश किसने कर दिया? कोक ने, अपना प्राइस बढ़ा के। आई बात समझ में? तो मैं ये सिंपल सा एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि इसने ना, इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो भी कंफ्यूज रहता है कि मार्केट में हो क्या रहा है और मुझे उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसके हिसाब से ये हमारा क्या है? कर्व। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो ये हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई का सिंपल सा कर्व, ठीक है। अगर उसे लगता है मार्केट में डिमांड कम हो गई है, ठीक है, या फिर प्राइस लेवल कम हो गया है, तो सप्लाई कम कर देनी चाहिए, तो वो करता है क्या? प्राइस कम होगा तो सप्लाई को यहां पे ले जाएगा, ठीक है, इस तरफ, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट, ये हो जाएगा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट।
तो यहाँ पे सप्लाई कम कर देगा, यहाँ पे सप्लाई कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट और क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है, प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल के हिसाब से यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और जब मार्केट में सप्लाई कम है तो सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा। प्राइस का मतलब सप्लाई कम कर देगा। तो इस तरीके से ये इफेक्ट है किसका, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन का। और ये होता है प्राइस लेवल को कांस्टेंट, अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट है तो यहीं पे रखेगा एग्रीगेट सप्लाई को यहीं पे। और ये कब होगा, जब प्राइस लेवल मार्केट में बढ़ जाएगा, इसे बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और इसे बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और ये कब होगा, जब मार्केट में प्राइस लेवल कम हो जाएंगे। अब आगे समझते हैं। अब आता है इस वीडियो का आखिरी कंसेप्ट। फिर भी किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई भी सजेशन हो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने डेरिवेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास जो था वो था कंसेप्ट किस चीज का, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। तो y बराबर था y डैश अल्फा p माइनस ep, जो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको ऊपर मैंने नीचे लिया, ये p है हमारा, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारा है आउटपुट लेवल p a y माइनस y डैश, ठीक है। अब हमने अगर चेंज कर दिया, अब ये तो प्राइस हमारा कौन सा, एक्चुअल प्राइस लेवल। पर मार्केट में ना जनरली काम करता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, ठीक है, जिसके हिसाब से प्राइस जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रह पाते, चेंज होते रहते हैं। तो यहां पे मैं क्या लगा दिया, ई से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। फिर यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया एस, दो जगह। अब इस एस का मतलब क्या है, वो देखो वहां पे लिखा हुआ है, जो एस का मतलब है वो है स्टिकी प्राइस। स्टिकी प्राइस का मतलब क्या है, ठीक है, कि जो फर्म जो है अपने प्राइस को चेंज कर पाए। और 1 माइनस एस प्रपोर्शन ऑफ फर्म्स विद फ्लेक्सिबल प्राइसेस, ठीक है, मतलब वो प्रपोर्शन जिसके जरिए फर्म क्या हो, फ्लेक्सिबल प्राइस रखती हो। क्योंकि फर्म दो तरह की होती है, एक जो फ्लेक्सिबल प्राइस रखे अपना, जो चेंज करती रहे। वैसे तो हर एक फर्म अपना प्राइस कहीं ना कहीं चेंज करती है, एज कंपेयर टू क्वालिटी, एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड। वहां पर रैपिडली चेंज नहीं करती, धीरे धीरे चेंज करती है, ठीक है। और एक होता है स्टिकी प्राइस, जो फिक्स है, ठीक है, जिसमें चेंज आए उसमें चेंज ना आए। अब यहां पे देखो, तो ये हमारा यहाँ पे एस यूज हो गया, पी ए वाई माइनस वाई डैश। अब जो यहां पे है ना, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इसमें क्या किया उसने, जो ये 1 माइनस एस अपॉन में ए एस है ना, ठीक है, ये हमारा उल्टा होता है किस चीज का, अल्फा का, ठीक है, इस अल्फा का 1 बाय अल्फा। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ये ध्यान रखना। अब इससे हमारा बनेगा फाइनली वो फॉर्मूला जिसकी मुझे जरूरत है, ये रहा, y इक्वल्स टू वाई डैश प्लस में अल्फा p माइनस में ep। यानी कि हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में स्टिकी प्राइस यूज करके इसे क्या बनाने की कोशिश करी, शॉर्ट टर्म सप्लाई फंक्शन, ठीक है। ये उसकी डेरिवेशन। बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि यहां पे कौन सा कंपोनेंट कैसे काम कर रहा होता है। इक्वेशन हमारी यही रहती है, ठीक है। और ये सब इन सबसे ड्राइव हुए हैं। पहले बीच में क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, फिर आएगा हमारा स्टिकी प्राइस, ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आएगा, स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था एग्रीगेट सप्लाई का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी एडवांस कंसेप्ट्स के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई हमारा मोस्टली खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई की एक साथ, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई इकट्ठे मिलकर कैसे मार्केट फोर्सेस में प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, वेजेस को डिटरमाइन करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को डिटरमाइन करते हैं। और चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए।